नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 जो कि है परमाणु की संरचना पार्ट 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या एवं बोर मॉडल की सीमाएं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या को समझ लेते हैं। बोर के मॉडल का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या मात्रात्मक रूप में की जा सकती है। दो कक्षाओं के बीच के ऊर्जा के अंतर को इस समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। अब दो कक्षाओं के बीच अगर ऊर्जा का अंतर निकालना है तो उसे डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं, जहां पर ई एफ जो है वो अंतिम कक्षा की ऊर्जा होगी और ई आई जो है वो इनिशियल यानी कि प्रारंभिक कक्षा की ऊर्जा होगी। अब ई एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आर एच डिवाइडेड बाई एन एफ का स्क्वायर, और ई आई का जो ऊर्जा होगी वो होती है माइनस आर एच डिवाइडेड बाई एन आई का स्क्वायर। इन दोनों में आर एच उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेने पर और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एन आई वाला, तो 1/एन आई का स्क्वायर माइनस 1/एन एफ का स्क्वायर इसका मान हो जाएगा यहाँ पर। और आर एच की वैल्यू जो है वो जूल में होती है 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। और इस प्रकार से ऊर्जा में अंतर का जो समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा ई बराबर 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल मल्टीप्लाई बाई 1/N1 का स्क्वायर या Ni का स्क्वायर माइनस 1/Nf का स्क्वायर। अब इस समीकरण का उपयोग करके फोटोन के अवशोषण तथा उत्सर्जन से संबंधित आवर्ती का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब अगर हमें आवर्ती को ज्ञात करना है तो आवृत्ति बराबर होता है डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई की समीकरण हम ज्ञात कर चुके हैं जो कि होता है आर एच मल्टीप्लाई बाय 1/Ni का स्क्वायर माइनस 1/Nf का स्क्वायर, और एच जो है वो डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड में एच इट इज रहेगा। आर एच की वैल्यू जूल में होती है 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। एच का यानी कि प्लांक स्थिरांक का मान होता है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−34 जूल सेकेंड, और ये तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा। इन दोनों को हल करने पर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 ब्रैकेट में 1/Ni का स्क्वायर माइनस 1/Nf का स्क्वायर, और ये हर्ट्ज में आ जाएगा। अब यदि इसी को हमें तरंग संख्या के रूप में ज्ञात करना है तो तरंग संख्या बराबर होता है न्यू डिवाइडेड बाई सी। न्यू का समीकरण हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुका है जो कि होता है आर एच डिवाइडेड बाई एच ब्रैकेट में 1/Ni का स्क्वायर माइनस 1/Nf का स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर का सी है वो यहाँ पर एज इट इज रहेगा। अब आर एच की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुके हैं 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। एच की वैल्यू और सी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर आर एच अपॉन सी की वैल्यू, आर एच अपॉन एच की वैल्यू जो है वो ये आई है 3.29 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। अब डिनोमिनेटर में ओनली सी बचा, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को हल करने पर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1.09677 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो इस प्रकार से तरंग संख्या का समीकरण जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तरंग संख्या बराबर 1.09677 इंटू 10⁻7
ब्रैकेट में 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर मीटर इनवर्स में। अब हम एनसीईआरटी का एक उदाहरण को समझ लेते हैं, जो कि है उदाहरण नंबर 2.10। इसमें पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 अवस्था से n बराबर 2 अवस्था वाले संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हमें ni जो है वो 5 दे रखा है और nf जो है वो यहाँ पर 2 दे रखा है। अब जब भी nf2 होता है तो इस संक्रमण से बामर श्रेणी की एक स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि nf की वैल्यू 2 है। अब समीकरण डेल्टा ई बराबर होता है 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻18 जूल, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। ni की जगह 5 रख देंगे एंड nf की जगह 2 रख देंगे। तो इस प्रकार डेल्टा ई जो है वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी -4.58 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल, और यह जो होगी यह उत्सर्जन ऊर्जा है। परंतु हमें यहाँ पर उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पूछी गई है। अब ऊर्जा हमें प्राप्त हो चुकी है, तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच। तो इस प्रकार से हम फोटोन की आवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा ई की वैल्यू हमें प्राप्त है यहाँ पर 4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और एच का जो है वो फिक्स वैल्यू होती है, जो कि है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको हल करने पर हमें यहाँ पर फोटोन की आवृत्ति जो है वो 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब आवृत्ति के साथ साथ हमें तरंग दैर्ध्य भी यहाँ पर पूछी गई है। तो अगर हमें आवृत्ति ज्ञात हो गई तो तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है c डिवाइडेड बाई न्यू, यानी कि आवृत्ति। c का मान फिक्स होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आवृत्ति का मान हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो इन दोनों को हल करने पर जो फोटोन की तरंग दैर्ध्य है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 434 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से हम उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करते हैं। अब नेक्स्ट एनसीईआरटी का उदाहरण है उदाहरण नंबर 2.11। इसमें पूछा गया है He पॉजिटिव की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना कीजिए और बताइए कि इस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो हमें ऊर्जा और त्रिज्या दोनों को यहाँ पर ज्ञात करना है। अब En का फॉर्मूला होता है En इक्वल टू होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एटम इनवर्स। यहाँ पर z जो है वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करेगा और n जो है वो कक्षा को प्रदर्शित करेगा। He पॉजिटिव के लिए यहाँ पर n जो है वो हमें 1 दे रखा है और z परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है। तो E1 आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें जो प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो जाएगी -8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब त्रिज्या को ज्ञात करने का समीकरण है Rn बराबर 0.0529 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। अब n की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है, उसको इस समीकरण में रख देंगे। तो Rn बराबर हो जाएगा 0.0529 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमें जो त्रिज्या है वो प्राप्त हो जाएगी 0.02645 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से हमें इस कक्षा की त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी।
अब हम समझते हैं बोर मॉडल की सीमाएं। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल से बेहतर था। हाइड्रोजन परमाणु तथा इसके जैसे अन्य आयनों जैसे He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव के रेखा स्पेक्ट्रम और स्थायित्व की व्याख्या कर सकता था। लेकिन बोर का मॉडल जो है वो निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या नहीं कर सका, जिसमें पहला है परिष्कृत स्पेक्ट्रमी तकनीकों द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म संरचना अर्थात पास पास स्थित दो रेखाओं की व्याख्या करने में विफल रहा। यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या करने में असमर्थ रहा। अंत में यह परमाणु के रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या भी नहीं कर सका। तो इस प्रकार से ये जो है वो बोर के परमाणु मॉडल की यहाँ पर सीमाएं हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल एवं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।